Hello students, today we are going to celebrate balanced and unbalanced forces. For that we must acquainted with the term resultant. And resultant of vectors can be resolved out using parallelogram law. यानी आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस. इसके लिए हमें रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं ये पता होना चाहिए. और रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का एक लॉ था, पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर्स में हम लोग ने पढ़ा था, वो हमको आना चाहिए. ठीक है, जब हमें रिजल्टेंट निकालेंगे, अगर रिजल्टेंट जीरो आया फोर्सेस का तो उन्हें बैलेंस फोर्सेस बोलेंगे, और रिजल्टेंट अगर नॉन जीरो आया तो उसको अनबैलेंस फोर्सेस बोलेंगे. ठीक है, अनबैलेंस फोर्सेस पे अप्लाई करें. तो इसको एक एग्जांपल की मदद से हम लोग समझते हैं. जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, इस पे दो फोर्सेस लगे, ऐसे वर्टिकली लगा 8 न्यूटन का, ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगा 6 न्यूटन का. ये F2 हो गया और ये F1 हो गया. ठीक है, अब आपको बताना है कि ये जो दो फोर्सेस हैं ये बैलेंस है कि अनबैलेंस है. तो बेसिकली हमें क्या करना होगा, हमें इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना होगा, परिणामी निकालना होगा. तो स्टार्ट करते हैं. तो देखिए इसको एरो रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, एरो की मदद से इसको भी और इसको भी. अब एरो का एक मेजर लेंगे. जैसे 8 न्यूटन है तो हम लोग 8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बना लेते हैं वर्टिकल. तो ये 8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट हो गया, ये रिप्रेजेंट करेगा F1. ठीक है, अगर ये 5 न्यूटन होता तो 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बना लेते. ये 3 होता तो 3 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बना लेते. ठीक है, अब जैसे ये 6 न्यूटन है तो लाइन सेगमेंट हम लोग जो बनाएंगे वो 6 सेंटीमीटर का बनाएंगे. तो वो 6 न्यूटन यानी F2 को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे. रूल क्या होता है कि एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करना हो तो इसके पैरेलल यहाँ से लाइन बनाते हैं और इसके पैरेलल यहाँ से लाइन बनाते हैं. जैसे आप ऐसे बनाओगे, देखिए एक पैरेललोग्राम बन गया और इसका ये वाला जो डायगोनल होगा, ये जो डायगोनल होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाता है, इन दोनों का परिणामी हो जाता है. तो आप देख सकते हो इसकी कुछ लेंथ होगी. अगर आप इसको जो है स्केल से मेजर करेंगे तो आप पाएंगे कि इसकी जो लेंथ है वो 10 आ रही है. इसको आप मेजर करेंगे ना स्केल से मेजर करिएगा तो ये 10 आएगी. यानी जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड आया 10 न्यूटन, जो कि 0 नहीं है. 0 नहीं है इसका, ये दोनों फोर्सेस कैसे हो जाएंगे, अनबैलेंस फोर्सेस हो जाएंगे, यानी असंतुलित बल हो जाएंगे. ठीक है, तो रिजल्टेंट 0 नहीं आया, 10 न्यूटन आया है, जो कि नॉन जीरो है, 0 नहीं है, यानी ये जो फोर्सेस हैं वो अनबैलेंस फोर्सेस हैं. ठीक है, ऐसा सुनिए आपको. चलिए और एग्जांपल इसके देख लेते हैं. जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं. अभी हम लोगों ने क्या किया, दो फोर्सेस लगाया ऑब्जेक्ट, अब लोग 3 फोर्सेस लगाते हैं. ठीक है, चलिए देखिए. अब देखिए वही ऑब्जेक्ट है, अब इस पे 3 फोर्सेस लगे. एक ऐसे लगा 3 न्यूटन का, इसको हमने F1 ने दे दिया, और एक इससे 120 डिग्री U, वो भी 3 न्यूटन का लगा, इसको हमने F2 दे दिया. और फिर इससे ये 120 था, अब इससे 120 डिग्री पे, इससे 120 डिग्री पे एक और 3 न्यूटन का फोर्स लगा, उसको हमने नेम दिया F1. ठीक है, अब आपको बताना है जो 3 फोर्सेस लगे F1, F2 और F3 ये बैलेंस है कि अनबैलेंस है. ठीक है, तो इसमें भी वही रूल लगाते हैं. हम लोग ने रिजल्टेंट निकाला है 2 वेक्टर्स का, तो पहला काम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, फिर जो आएगा उसके साथ इसको सॉल्व कर लेंगे तो वो इन तीनों का रिजल्टेंट बन जाएगा. कि पहले हम दो का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने जा रहे हैं. हमने ऑब्जेक्ट बनाया, पहला फोर्स अगर ये 3 न्यूटन है तो 3 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बना लेंगे, वो F1 का वर्क करेगा. फिर इससे 120 डिग्री पे दूसरा फोर्स बना लिए 120 डिग्री, वो भी 3 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट है. अब इनका रिजल्टेंट निकालना है तो पैरेललोग्राम लॉ लगा लिए, इसके पैरेलल लाइन बनाई और इधर से इसके पैरेलल लाइन बनाई. जब पैरेलल लाइन बनाएंगे तो आपको डायगोनल मिलेगा. ये जो डायगोनल होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा. और जब आप इसको स्केल से मेजर करोगे तो आप पाओगे कि ये भी 3 है, यानी 3 सेंटीमीटर, यानी जो रिजल्टेंट आया इन दोनों का, इन दोनों का रिजल्टेंट है इन दोनों, तो कितना आया 3. यानी इन दोनों को हटा दीजिए, उनकी जगह क्या माना जा सकता है, ऐसे एक रिजल्टेंट माना जा सकता है 3 न्यूटन का. ठीक है, इतना बात सही. अब आते हैं थर्ड वाले फोर्स पे.
कि जो थर्ड वाला फोर्स आपने बनाया ना 3 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट, तो आप पाएंगे वो जस्ट इसके अपोजिट है। तो ये तो था इन दोनों का रिजल्टेंट, यानी इन दोनों को हटा के आप इसको लगा हुआ मान सकते हो, तो लगा दिया ऐसे, ठीक है, इन दोनों को हटा के। अब आप ध्यान दो, अगर आप मैं आपसे पूछूं इनका रिजल्टेंट कितना होगा, देखो 3 न्यूटन ये इस तरफ और 3 न्यूटन इस तरफ, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी इस वाले केस में जो रिजल्टेंट आया तीनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आया वो कितना है 0। और क्योंकि रिजल्टेंट 0 आया है तो इस केस में वो जो 3 फोर्सेस लगे थे उनको आप बोलोगे बैलेंस फोर्सेस, यानी ये वाले जो फोर्सेस हैं वो बैलेंस फोर्सेस हैं, यानी संतुलित बल। होप आपको समझ आ गई होगी बात। तो संतुलित बल मतलब रिजल्टेंट उनका 0 आएगा, असंतुलित बल उनका रिजल्टेंट जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 0 नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एपरेंट वेट। जैसे कभी आप किसी लिफ्ट में जो है जा रहे हो तो आपको ऐसा फील भी हो सकता है, जैसे कोई झूले में आप झूल रहे हो तो कभी कभी आपको अपने वेट पे एक अलग सा डिफरेंस समझ में आता है ना। तो उस समय जो आपको फील हो रहा होता है, एक तरीके से आपको अपना वेट ओरिजिनल जो रियलिटी में है वो नहीं फील हो रहा होता है, उस वेट को हम लोग बोलते हैं एपरेंट वेट। हमें ये समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमने यहाँ एक एग्जांपल लिया है कि लिफ्ट है, लिफ्ट में कोई पर्सन मान लीजिए, ठीक है। अब लिफ्ट जो है पहले केस में ऊपर जा रही है एक्सीलरेट होते हुए, दूसरे केस में जो है नीचे आ रही है एक्सीलरेट होते हुए। ऐसे कुछ केसेस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और हमें उनमें ये पता करना है कि जो एपरेंट वेट है वो उसके रियल वेट से उसको ज्यादा जो है फील होगा कि कम फील होगा। ये चीजें हमको पढ़नी है इस आर्टिकल में। तो देखिए क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो पर्सन है इससे फोर्सेस कितने लगते हैं। तो अगर इस पर्सन की बात करें तो इस पे पहले तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, जो उसकी वेट रियलिटी में जो उसका वेट होगा उसका हमने W मान लिया, जिसका फॉर्मूला होगा m×g। ठीक है, जानते हो कि आप वेट का फॉर्मूला m×g। ठीक, अब ये जो बॉटम है बेस है लिफ्ट का, वो इस पे नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करना होगा, वो हमने R मान लिया। ठीक है, अब यही जो R है यही R डिसाइड करता है एपरेंट वेट। ठीक है, इसकी वैल्यू जैसी आएगी वही होगी एपरेंट वेट की वैल्यू। तो मेन हमें ये R निकालना है। ठीक है, देखिए कैसे। अब केस 1 ले लेते हैं। तो केस 1 में क्या है, ये लिफ्ट जो है वो ऊपर जा रही है A एक्सेलरेशन, यानी ये जो लिफ्ट है वो A के त्वरण से ऊपर जा रही है। अगर ये A के त्वरण से A के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये भी ऊपर जा रहा होगा, यानी इसका एक्सेलरेशन भी A होगा। तो बताइए अगर इसका एक्सेलरेशन A है तो पक्का इसमें ऊपर की तरफ एक नेट फोर्स लग रहा होगा m×a। ये जब एक्सेलरेशन A है तो फोर्स कितना होगा m×a, और ये फोर्स किसका रिजल्टेंट होगा, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट होगा। अब क्योंकि नेट फोर्स ऊपर है तो R ज्यादा होगा, W कम होगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी रिजल्टेंट यानी m×a। ठीक है भाई, ये पर्सन भी ऊपर जा रहा है एक्सीलरेट होकर के, यानी इसमें एक नेट फोर्स लगना चाहिए m×a। ये फोर्स कहां से आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। अब ये ज्यादा होगा क्योंकि नेट फोर्स ऊपर लग रहा है, तो रिजल्टेंट कैसे निकाला जाएगा, R - mg यानी W, और नेट फोर्स कितना है m×a। अब W को उधर भेज दीजिए तो R = हो जाएगा m×a + 1। तो आप देख सकते हो इस वाले केस में जो R की वैल्यू है वो वेट से ज्यादा है, और ज्यादा इसीलिए इस वाले केस में एपरेंट वेट रियल वेट से ज्यादा है। ठीक है, आपको समझ आया वाले केस। चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस में क्या है, यही लिफ्ट नीचे आ रही है एक एक्सेलरेशन से। अगर ये लिफ्ट नीचे आ रही है एक एक्सेलरेशन से तो देखिए क्या होगा। अब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो गया है, फिर वही बात है, रिजल्टेंट फोर्स लगना चाहिए m×a। अब रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, W - R। तो W - R = हो जाएगा रिजल्टेंट यानी m×a। यहां से जब R की वैल्यू आप निकालेंगे तो आएगा W - m×a। यानी आप देख सकते हो इस बार जो R की वैल्यू आई है वो वेट से कम आई है।
तो इस बार अगर आर की वैल्यू वेट से कम है, माइनस हो रहा है, तो एपरेंट वेट रियल वेट से कम होगा, यानी इस वाले केस में अपना वेट जो है कम फील होगा, हमें लगेगा हमारा वेट कम हो गया है। ठीक है, थर्ड केस देखते हैं। कि वो लिफ्ट जो है बिना एक्सेलरेशन के, कोई एक्सेलरेशन ही नहीं उसकी, यानी ए 0 हो गया। अगर ए 0 हो गया तो बताइए क्या होगा? ए 0 होने का मतलब उस पे नेट फोर्स 0 होगा, नेट फोर्स 0 हो गया तो आर की वैल्यू एम बराबर होगी, यानी इस केस में उसे अपना वेट वही अपीयर होगा जो उसका रियल वेट। यानी जो तीन और भी इसके केसेस होते हैं, लेकिन अभी हम लोग बेसिकली केसेस पढ़े। तो बेसिकली हमें ये समझना है कि जो पूरा काम है, जो पूरा कंसेप्ट है एपरेंट वेट का, वो आर पे डिपेंड कर रहा है। अगर आर की वैल्यू वेट से ज्यादा है तो उसे अपना एपरेंट वेट रियल वेट से ज्यादा लगेगा। आर की वैल्यू जो है 0 है तो उसे अपना वेट 0 लगेगा। आर की वैल्यू अगर वेट से कम है रियल वेट से, तो उसे अपना जो एपरेंट वेट है रियल वेट से कम होगा। होप आपको ये तीनों जो केसेस हैं वो अच्छे से समझ आ जाएंगे। Thank you, students.